मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे व्यवस्था सिद्धांत के बारे में, और हमने जाना कि व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले वान बर्टैन-लफी नाम के जीव शास्त्री ने किया, फिर समाज विज्ञानों में इसका प्रयोग हुआ और राजनीति विज्ञान में इसका प्रयोग डेविड स्टर्न ने किया। हमने व्यवस्था की परिभाषा जानी और राजनीतिक व्यवस्था को डेविड स्टर्न किस तरह से डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, उसको जाना। और राजनीतिक व्यवस्था के क्या लक्षण हैं ये भी हमने जाना। डेविड स्टर्न कहते हैं कि किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिससे उस समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हैं वो राजनीतिक व्यवस्था कहलाती है। तो ये उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था का व्याख्या की। और डेविड स्टर्न ने अपनी पुस्तक में ये निम्न जो डायग्राम है इसके माध्यम से उसने समझाने की कोशिश की है कि राजनीति जो एक प्रोसेस के रूप में है वो किस तरह से व्यवहारिक रूप से चलती है। और उसमें तीन महत्वपूर्ण उसके संघटक हैं। एक तो है राजनीतिक व्यवस्था में निवेश, और निवेश जो है मांग और समर्थन के रूप में आता है राजनीतिक व्यवस्था में। और राजनीतिक व्यवस्था की अपनी एक फिल्टरिंग व्यवस्था होती है। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा ये दो एरो से आप समझ सकते हैं, नीतियाँ और निर्णय, ये निर्गत के रूप में होता है। और ये निर्गत और निवेश जो है फीडबैक पास के माध्यम से जुड़े हैं। तो इसमें राजनीतिक व्यवस्था के तीन महत्वपूर्ण जो संघटक हैं उसमें डेविड स्टर्न समझाते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था को अपने पर्यावरण से जो तत्व प्राप्त होते हैं उनको आगत कहा जाता है, और ये प्रणाली जिन वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण करती है उसको निर्गत कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था को सामाजिक जीवन से मांग और समर्थन आगत के रूप में प्राप्त होते हैं, और नीति निर्णय बनाकर उसे वो निर्गत के रूप में पर्यावरण में प्रभावित कर देती है। और यही नीति निर्णय जो हैं आधिकारिक आवंटन का आधार बनते हैं। परंतु निर्गत भी पर्यावरण में जाकर के उसके तत्वों से क्रिया करते हैं और जिससे नए आगत अस्तित्व में आते हैं और ये आगत पुनर्निवेश के माध्यम से राजनीतिक प्रणाली में वापस चले जाते हैं। तो इस तरह से एक जटिल चक्र पूरा होता है। तो इसमें राजनीतिक व्यवस्था कोई मोटे तौर पे आप इस तरह से जान सकते हैं। तो उसमें पहला हमने बताया था कि ये मुख्य जो उसका संघटक तत्व है वो राजनीतिक व्यवस्था में निवेश का है, और निवेश जो है मांग और समर्थन इसमें सम्मिलित होते हैं। मांगों को डेविड स्टर्न जो है शासकों को संबोधित आकांक्षा या अपेक्षा कहता है। हर राजनीतिक व्यवस्था में असंख्य आवश्यकताएं, अपेक्षाएं विद्यमान रहती हैं, लेकिन कुछ को छोड़कर अधिकांश जो हैं प्रभावी सामाजिक स्तर प्राप्त नहीं करती। तो ये आकांक्षाएं, अपेक्षा जो हैं वो मांग है। दूसरी तरफ समर्थन जो है वो शासकों, शासन व्यवस्था या स्वयं राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो राजनीतिक समुदाय है उसकी सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति हम मान सकते हैं इसको। तो इसमें डेविड स्टर्न ने एक मैन्युफैक्चरिंग रूपक का प्रयोग करते हुए इसको समझाने की कोशिश की है कि मांगे जो हैं वो कच्चा माल हैं और जिनसे निर्णय रूपी माल तैयार होता है और उसका निर्माण किया जाता है। और इस प्रक्रिया में लोगों का समर्थन जो है वो एनर्जी का
रोल प्ले करता है। मांगें कहीं भी उठ सकती हैं, लोगों से, राजनीतिकों से और दूसरे नेताओं से। भिन्न भिन्न शासन प्रणालियों में मांगों के भिन्न भिन्न स्रोत हो सकते हैं। ये जो मांगें हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। पहली, वस्तु और सेवाओं के आवंटन की मांगें, अर्थात जो कामगार वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उससे मजदूर की मजदूरी, काम करने की परिस्थितियों में सुधार हो, काम के घंटे तय हों, शैक्षिक अवसर, मनोरंजन की सुविधाएं, सड़क परिवहन की व्यवस्था से संबंधित ये जो मांग है, ये वस्तु और सेवाओं के आवंटन से संबंधित मांगें होती हैं। दूसरी है व्यवहार के नियमन की मांगें, जैसे सार्वजनिक सुरक्षा, बाजार का नियंत्रण, वैवाहिक कानून, जन व्यवस्था, स्वच्छता कायम रखने से संबंधित बहुत सारी मांगें होती हैं कि सबको एक सुरक्षित माहौल चाहिए, बाजार पर नियंत्रण हो ताकि व्यापारी आम जनता को शोषण ना कर सके, स्वच्छता इत्यादि। इसी तरह से राजनीतिक जीवन में सहभागिता से संबंधित मांग भी हो सकती हैं, जैसे वोट देने और सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार। विभिन्न जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनके पास, अधिकारियों के पास याचिका भेजने का अधिकार। राजनीतिक संघ बनाने से संबंधित ये मांगें हो सकती हैं। और चौथी प्रकार की हैं संचार और सूचना से संबंधित मांगें, अर्थात सरकारी नीति का क्या उद्देश्य है उसकी जानकारी, विदेशी आक्रमण की धमकियों के समय औपचारिक अवसरों पर राष्ट्र के गौरव और शक्ति के प्रदर्शन से संबंधित मांग हो सकती हैं। तो ये कुछ मांगें होती हैं। इसके अलावा जो समर्थन है वो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति राजनीतिक समुदाय की सकारात्मक नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है, जैसा कि हमने पहले स्पष्ट किया। तो समर्थन भी 4 प्रकार का है कि पहला तो माली समर्थन है, यानी मटेरियल सपोर्ट, जैसे कि कर और मालगुजारी का भुगतान, सार्वजनिक कार्य, सैनिक सेवा के लिए प्रस्तुत होने की तत्परता, ये माली समर्थन है, मटेरियल सपोर्ट कहलाती है। दूसरा, कानून कायदे का पालन, कि जनता की तरफ से जो व्यवस्था के द्वारा कानून कायदे बनाए जाते हैं उनका फॉलो करना, उनको पालन करना। इसी प्रकार सहभागिता का समर्थन, जैसे मतदान हुआ, राजनीतिक चर्चा, अन्य प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की जो तत्परता है वो सहभागिता देखी जाती है, उसमें सहभागिता वाला समर्थन है वो। एक है सरकारी सूचनाओं की ओर ध्यान देने की प्रवृत्ति, कि सार्वजनिक सत्ता, प्रतीकों, समारोहों के प्रति जो सम्मान का प्रदर्शन है वो भी एक तरह का समर्थन होता है। तो ये समर्थन जो है एनर्जी का काम करता है। इसके बाद मांगों का रूपांतरण होता है, कन्वर्जन ऑफ डिमांड्स। तो मांगों के रूपांतरण की जो प्रक्रिया है उन तरीकों को कहते हैं जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था की मांगों को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, या उनको पूरा करने में या उनको हेर फेर करने में होता है। तो उसमें कुछ तरीके होते हैं कि मांगों के रूपांतरण के। तो कुछ मांगें ऐसी होती हैं जिनको नकारात्मक सकारात्मक ढंग से पूरा कर दिया जाता है। मान लीजिए जनता की तरफ से नौकरी मांगी जाती है तो या तो नौकरी दे दी जाती है या नौकरी के लिए मना कर दिया जाता है। तो ये सकारात्मक नकारात्मक ढंग से उसको पूरा किया जाता है। दूसरा, अधिकांश मांगें पहले एक सामान्य मांग में बदल दी जाती है, फिर उसमें सामान्य नियम बनाकर सामान्य समाधान कर दिया जाता है। जनता के द्वारा बहुत सारी मांगें होती हैं, लेकिन कौन सी मांग किस स्तर तक पहुंच पाती है ये महत्वपूर्ण बात है।
फिर कई मांगों को सामान्य हित के मुद्दों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे वो सामान्य नियम बनाने का जो सामान्य स्तर है वो महत्व प्राप्त कर सके और उसका सामान्य नियम बन सके। एक तरीका ये होता है कि मांगों को जो संख्या है उनको कम कर दिया जाता है और उन्हें लोक कल्याण की अपेक्षा आकांक्षाओं में परिवर्तन करके उनको पूरा किया जाता है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था के अपने तरीके होते हैं कि उन मांगों के रूपांतरण को किस तरह से वो करती है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से हम राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा ऐसा करते हुए देखते हैं। फिर निर्गत का स्तर है तीसरा स्तर, और निर्गत में हमने पहले भी आपको स्पष्ट किया था कि पर्यावरण से जो तत्व प्राप्त होते हैं यानी मांग समर्थन के रूप में उनको आगत कहा गया है, और ये प्रणाली जिन वस्तुओं का उत्पादन निर्माण कर देती है उनको निर्गत कहा जाता है। और ये निर्गत जो है नीति और निर्णय के रूप में होता है। तो इसमें निर्गत सत्ताधारकों के कार्य हैं जिनके द्वारा शासक राजनीतिक समुदाय की मांगों को या स्वयं उन्हीं के द्वारा जो प्रस्तावित मांग हैं उनको रूपांतरण की प्रक्रिया के माध्यम से उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ये निर्गत कहलाता है। और निर्गत भी स्टर्न जो है 4 प्रकार बताते हैं। पहला दोहन, इसके अंतर्गत लोगों से कर, शुल्क, टैक्स, व्यक्तिगत सेवा इत्यादि की मांग की जाती है। दूसरा व्यवहार का विनियमन। तीसरा वस्तु, सेवा, अवसर, मान, सम्मान इत्यादि का वितरण कर दिया जाता है इसमें। और एक होता है प्रतीकात्मक निर्गत, सिंबॉलिक आउटपुट, जैसे प्रचलित मूल्यों की पुष्टि, राजनीतिक प्रतीकों का प्रदर्शन, सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों का प्रकाशन। ये 4 प्रकार के निर्गत डेविड स्टर्न बताते हैं। इस निर्गत को फीडबैक पास के माध्यम से जोड़ा गया है और ये वापस आगत या निवेश से इसका जुड़ाव है। तो निर्गत ये जो पुनर्निवेश है या फीडबैक पास जिसको कहते हैं, हमने पहले भी स्पष्ट किया था कि निर्गत भी पर्यावरण में जाकर के और उसके तत्वों से क्रिया करते हैं जिससे कि नए आगत अस्तित्व में आते हैं। और ये आगत जो हैं फीडबैक पास के माध्यम से अर्थात पुनर्निवेश के माध्यम से राजनीतिक प्रणाली में वापस चले जाते हैं। तो पुनर्निवेश जो है या फीडबैक जो है, पुनर्निवेश की जो प्रक्रिया है वो राजनीतिक प्रणाली को अपने लक्ष्य की पूर्ति में सहायता देती है और ये निर्गतों को पर्यावरण तक पहुंचाती है और मांगों को पर्यावरण से रूपांतरण प्रक्रिया तक पहुंचाती है। पर्यावरण किसे कहेंगे? तो स्टर्न के अनुसार पर्यावरण से जो राजनीतिक व्यवस्था के तरफ चारों तरफ रहता है वो पर्यावरण किसी प्रकार का हो सकता है, सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जिससे विभिन्न प्रकार के मांग और समर्थन आते हैं इनपुट के रूप में। तो मांगें जो है पर्यावरण से आती हैं और पुनर्निवेश की प्रक्रिया के माध्यम से निर्गत भी पर्यावरण में ही पहुंच जाते हैं। मांगों का नियमन, यदि पर्यावरण से बहुत ज़्यादा मांगें उत्पन्न होने लगें तो राजनीतिक व्यवस्था में खिंचाव आ सकता है और राजनीतिक व्यवस्था असंतुलित होने लगेगी। इसके प्रतिकार के लिए अनेक प्रकार के जो नियामक तंत्र हैं उनका प्रयोग जरूरी है और ये नियामक तंत्र बताए गए हैं कि दबाव समूह है, राजनीतिक दल हैं। ये दबाव समूह और राजनीतिक दल जो हैं ये द्वारपाल की भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक तंत्र हैं, इनका काम ये जांच करना होता है कि कौन सी मांग उचित है, अनुचित है। संप्रेषण वाहिकाएं, इनके माध्यम से मांगें राजनीतिक प्रणाली के भीतर पहुंचती हैं और रूपांतरण की प्रक्रिया, इसके दौरान विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक निकाय इन मांगों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये फीडबैक के बारे में हमने आपको स्पष्ट किया। तो राजनीतिक जो व्यवस्था है, राजनीतिक प्रणाली है, वो समाज से आने वाली जो मांग है उनको प्रभावशाली ढंग से उपयुक्त नीतियां और निर्णय में रूपांतरित कर दे तो उन्हें समर्थन अवश्य प्राप्त होता है।
और ये आशा की जाती है कि फीडबैक चैनल निर्गत और आगत तत्वों में उपयुक्त समायोजन स्थापित कर देगा, जिससे राजनीतिक व्यवस्था में एक संतुलन स्थापित होता है। परंतु ऐसी स्थिति पैदा करना और उसे कायम रखना कोई सरल कार्य नहीं है। और हमने पहले भी स्पष्ट किया कि बहुत ज़्यादा मांगें यदि आ जाती हैं तो राजनीतिक प्रणाली में एक खिंचाव पैदा हो जाता है। विभिन्न प्रकार की मांगें आती हैं, छात्रों की तरफ से, किसान मजदूरों की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से, चिकित्सकों की तरफ से, उनकी अलग अलग मांगें आती हैं। गांव देहात शहर में भी जहां हम रहते हैं वहाँ राजनीतिक व्यवस्था के लिए बहुत सारी जनता की तरफ से आकांक्षाएं अपेक्षाएं होती हैं। कई बार राजनीतिक व्यवस्था उनको पूरा कर देती हैं, कई बार ठीक से यदि द्वारपाल उनके काम नहीं कर पाते हैं तो एक तनाव और खिंचाव की स्थिति पैदा हो जाती है। और ज़्यादा यदि मांगें उपस्थित हो जाएं और राजनीतिक व्यवस्था उनको पूरा करने की स्थिति में ना हो तो एक अराजकता की स्थिति हो जाती है और राजनीतिक व्यवस्था टूट के कगार पर पहुंच सकती है। ये कई बार आप विभिन्न प्रकार के आंदोलन जो होते हैं उनमें इस प्रक्रिया को हम देख सकते हैं। अब राजनीतिक व्यवस्था जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है उसमें कुछ त्रुटियां हैं आलोचकों की दृष्टि में। पहली खास बात तो ये है कि राजनीतिक व्यवस्था जो है ये शक्ति जैसी संकल्पनाओं के विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं है। आलोचक ये कहते हैं कि सामूहिक राजनीतिक व्यवहार जैसे मतदान व्यवहार के अध्ययन के लिए ये सिद्धांत विशेष उपयोगी नहीं है। आलोचक ये कहते हैं कि ये व्यवस्था का जो ये कॉन्सेप्ट है ये यथास्थिति रूढ़िवादी प्रकृति रखने वाला सिद्धांत है। ईस्टन ने जो विश्लेषण प्रस्तुत किया इनपुट आउटपुट, ये वैचारिक जो संरचना है ये अमूर्त है, निरपेक्ष है, एम्पेरिकल जो रियलिटी है, अनुभवी यथार्थ है, उससे परे है ये। और ईस्टन की जो ये व्यवस्था है ये व्यवस्था को बनाए रखने के आधारभूत लक्ष्य को स्वीकार करती है। वो व्यवस्था न्यायोचित है या नहीं है, वो न्यायपूर्ण है या नहीं है, इस पर मौन रहती है। और एक आलोचना उसकी ये भी की जाती है कि ये विकासशील देशों की व्यवस्थाओं को, उनकी पेचीदगियों को समझने में बहुत आगे मदद नहीं कर पाती। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत जो है वो तुलनात्मक राजनीति में विशेष महत्व रखता है। ये राजनीति विज्ञान में एक ऐसा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता है जिससे राजनीतिक विश्लेषण में सहायता मिलती है। साथ ही इसके समर्थक ये कहते हैं कि व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन और उसकी गतिशीलता का भी इस विश्लेषण में ध्यान रखा जाता है। और सबसे खास बात है कि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में एक तुलनात्मक अध्ययन इसके द्वारा संभव हुआ और राजनीतिक व्यवस्था और पर्यावरण के बीच में क्या इंटरेक्शन चलता है, उसका क्या गठजोड़ है, उसका भी विश्लेषण ये सिद्धांत करता है। और ख़ास बात यह है कि इस व्यवस्था सिद्धांत ने राजनीति विज्ञान में एक वैचारिक संरचना और निश्चित संकल्पना प्रस्तुत की है और राजनीति विज्ञान को अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक अनुशासन बनाने में इसने योगदान दिया है। तो इस तरह से डेविड ईस्टन का जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस है, निवेश निर्गत विश्लेषण जो है, ये न केवल आपके बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि एमए फाइनल के जो पॉलिटिकल साइंस का विषय चयन करते हैं उनको काफ़ी
परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी टॉपिक है। धन्यवाद।